कहानी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं, जिसे बैंक से चोरी के केस में पुलिस ने पकड़कर उम्र भर की कैद के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्रास में कैद करने के लिए ले जा रहे होते हैं। अल्काट्रास एक ऐसी जेल है जिसे समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनाया गया है, यानी अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर भी आता है तब भी वह भाग नहीं सकता, क्योंकि आगे उसका रास्ता पानी रोक लेता है। इसीलिए इस जेल को दुनिया का सबसे सिक्योर जेल का दर्जा हासिल था। यहाँ सिर्फ दुनिया के टॉप क्रिमिनल्स को रखा जाता था, लेकिन जल्द ही इस जेल का रुतबा मिट्टी में मिलने वाला था, क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी फ्रैंक मॉरिस नाम के एक शातिर चोर की, जो पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है। लेकिन इस बार मॉरिस थोड़ा घबरा गया, क्योंकि यह जेल बहुत ही ज्यादा सिक्योर थी। मगर मॉरिस को यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बितानी थी। जेल में एंटर होते ही मॉरिस भाग जाने का सोचने लगा। मॉरिस को सर से पांव तक फुल चेकिंग करके उसे एक सेल में लॉक किया जाता है। तभी अचानक एक बेल बजती है और सभी सेल के गेट्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। ऑफिसर कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन भी बहुत सख्त है। कैदियों को साफ सफाई और अपने टाइम पर सेल में जाने के रूल्स को फॉलो करना होता है। सब एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में ब्रेकफास्ट खाने आ जाते हैं। मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी होता है। मॉरिस पूछता है कि मुझे तो फॉर्क ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस उसे कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, जो मिला है चुपचाप खा लो। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लग जाता है। वुल्फ से जेल में हर एक कैदी तंग था। वह यहाँ हर एक कैदी पर अपनी मनमानी चलाता था और उस पर रेप के ढेर सारे केस भी हैं। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। यहाँ लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है और इस दौरान मॉरिस उसे अपनी प्लेट दे देता है। जब मॉरिस टेबल के नीचे से देखता है तो उसे पता चलता है कि लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा, बल्कि वह चूहे को दे रहा है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के पास लेके जाता है। जब मॉरिस वार्डन के ऑफिस में पहुंचता है तो वार्डन मॉरिस से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही शार्प माइंड हो और बहुत इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन वो सब यहाँ किस काम का, क्योंकि तुम्हारे जैसे यहाँ कितने आए और गए पर यहाँ से कोई बच नहीं पाया। यहाँ कैदी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। 2 महीने में एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है, और वह भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हो। वार्डन बहुत ही सख्त इंसान है, जो जरा सी गलती पर भी कैदियों को बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है। वार्डन कहता है यहाँ से भागने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पर मॉरिस जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से कौन भागने का सोच सकता है। लेकिन असल में पहले दिन से ही मॉरिस के दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। इस दौरान मॉरिस मौका देखते ही वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, जो वैसे तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, पर मॉरिस को पता था कि अल्काट्रास जैसे जेल में इस छोटे से नेल कटर से भी बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। मॉरिस वापस सेल में आते ही इस नेल कटर को बाइबल में छुपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ फिर मॉरिस को परेशान करने लगता है। अब मॉरिस अपना असली रूप दिखाता है और उसे पकड़कर उसकी खूब धुलाई करता है। वुल्फ को पीटने के बाद अब मॉरिस का पूरे जेल में एक अलग रुतबा बन गया। हर कोई मॉरिस से डरने लगा। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहाँ इंग्लिश नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो इस जेल का सीनियर कैदी है। इंग्लिश को भी 2 आदमियों के कत्ल की वजह से उम्र भर की कैद सुनाई गई थी। उसने इस जेल में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। वो इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसे जेल की हर बात की खबर रहती है। उसे यह भी पता होता है कि आज सुबह मॉरिस और वुल्फ की लड़ाई हुई थी। वो मॉरिस को कुछ किताबें देता है, जिन्हें मॉरिस को हर एक कैदी के सेल में पहुंचाना होता है। अगले सीन में हमें खुली जगह दिखाई जाती है, जहां कैदी कोई न कोई खेल खेल रहे होते हैं। तभी वो वहां डग नाम के एक आर्टिस्ट से मिलता है, जो अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। डग एक सीधा सादा और डिसेंट इंसान था, जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा है। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था और वो अपना ज्यादातर वक्त इसी में गुजारता था। डग का कहना था कि अल्काट्रास जैसी जेल में कोई भी पागल हो सकता है, लेकिन उसकी पेंटिंग की वजह से उसका दिमाग अब तक ठीक चल रहा है। मॉरिस डग से पूछता है कि इस पेंटिंग में ये फूल क्यों बनाया है, तुम्हारी शर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। डग कहता है कि ये मेरी खुशी है, जो सिर्फ पेंटिंग में है, मेरे दिल में नहीं। इसके बाद मॉरिस जब अपनी दाईं तरफ देखता है तो उसे ऊपर इंग्लिश नजर आता है। मॉरिस उसके पास जाता है तो उसके आदमी उसे रोक लेते हैं। तब इंग्लिश इशारा करता है कि अपना ही आदमी है, इसे आने दो। मॉरिस उसके पास जाकर बैठ जाता है और फौरन अपने दिल की बात शुरू कर देता है। मॉरिस उससे कहता है कि क्या आप मेरी यहाँ से भागने में मदद करेंगे। ये सुनकर इंग्लिश हंसने लगता है। वो कहता है कि ये सिर्फ जेल नहीं है, ये हम सब की कब्र है। यहाँ से निकलना है तो पहले मरना पड़ेगा, तभी हमारी लाश यहाँ से कब्रिस्तान तक पहुँच सकती है। चलो मान भी लो कि तुम इन ऊंची दीवारों पर चढ़ गए और खतरनाक फोर्सेस को भी पार कर लिया और किसी तरह सैकड़ों गार्ड से बचकर बाहर निकल गए, तब भी तुम नहीं बच सकते, क्योंकि आगे समंदर तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। इसलिए वक्त जाया मत करो और आराम से सजा काटो, कम अज कम जिंदा तो रहोगे। लेकिन मॉरिस अपने इरादे में पक्का था। वो हर हाल में इस जेल से भागना चाहता था। उसी रात एक ऑफिसर मॉरिस को बताता है कि कल से तुम्हें कारपेंटर का काम दिया जाएगा और 1 घंटे के 50 सेंट भी मिलेंगे। मॉरिस फौरन इस काम के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ उसे कोई ऐसा टूल मिल सकता है जो उसके भागने में काम आएगा। अगले दिन मॉरिस लिटमस से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है। लिटमस कहता है कि ये तो बहुत आसान है। हर सेल में एक एयर वेंट होता है, उसके जरिए तुम छत तक पहुँच सकते हो, वहाँ से शायद तुम बच जाओ। और ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ चला जाता है। तब डग मॉरिस को वार्न
अनुमान करता है कि वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी वुल्फ चाकू लेकर मॉरिस पर हमला करता है। मॉरिस अपना कोट हाथ पर लपेटकर उससे लड़ने लगता है। इतने में एक गार्ड आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वुल्फ उस पर भी चाकू से हमला कर देता है। अब मामला बिगड़ जाता है और वॉच टावर से गार्ड फायरिंग शुरू कर देता है। तब जाकर दोनों लड़ना बंद करते हैं। मॉरिस को नहीं पता था कि वॉच टावर पर भी गार्ड मौजूद है। अब वो जेल की हर चीज को गौर से देखने लगता है। मॉरिस और वुल्फ को गार्ड्स डी ब्लॉक में ले जाते हैं, जहां कैदियों को रात भर अंधेरे में रखकर टॉर्चर किया जाता है। जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकी देता है कि तुम्हें मैं ही मारूंगा। उस रात मॉरिस को बहुत तकलीफ देह टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। 2 हफ्ते उस अंधेरे वाले सेल में रहने के बाद उसे वापस उसके सेल में लाया जाता है, जहां लिटमस अपने पालतू चूहे के जरिए उसे एक नोट भेजता है, जिसमें लिखा होता है वेलकम बैक मॉरिस। एक दिन चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है, जिसे मॉरिस के पास वाले सेल में रखा जाता है। मॉरिस और चार्ली जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। मॉरिस उसे अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाता है। इसी दौरान वार्डन अचानक सब कैदियों के सेल्स चेक करता है। जब वो डाउक के सेल में जाता है तो वहाँ उसकी बनाई हुई बहुत सी पेंटिंग्स होती हैं। वार्डन हैरान हो जाता है कि उसकी पेंटिंग्स दिन बे दिन बढ़ती जा रही हैं। डग ने वार्डन की भी पेंटिंग बना रखी होती है, जिसे देखकर वार्डन मुस्कुरा देता है। लेकिन न जाने क्यों अगले दिन वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि डग की सारी पेंटिंग्स बाहर फेंक दो। इस सब से डग को काफी बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि उसकी इकलौती खुशी यही थी। मॉरिस उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम नई पेंटिंग्स बना लोगे। लेकिन डग इस सदमे से बाहर नहीं आ पाता। अगले दिन मॉरिस गार्ड से कहता है कि डग पर नजर रखो, वो परेशान लग रहा है। गार्ड कहता है तुम अपने काम से काम रखो। डग को भी कारपेंटर के काम पर लगा दिया जाता है। फिर वो एक गार्ड को बुलाता है और कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट देता है और कहता है कि जिन उंगलियों से मैं पेंटिंग नहीं कर सकता, मुझे उनकी जरूरत नहीं। ये कहकर वो चीखने लगता है और गार्ड्स उसे ले जाते हैं। मॉरिस देखता है कि डग ने उसकी जेब में वही फूल रखा था। शायद वो बताना चाहता था कि उसकी खुशी छीन ली गई है। मॉरिस उसकी कटी उंगलियां उठाकर एक डब्बे में रखता है और कहता है कि वार्डन को दे देना, वो खुश होगा। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है। वो देखता है कि एक कॉकरोच एयर वेंट में जा रहा है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता हो सकता है। इतने में इंग्लिश आकर बताता है कि डग ने अपनी उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि उसे पेंटिंग की इजाजत नहीं दी गई थी। ये सुनकर मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन उससे पूछता है कि तुम डग का साथ क्यों दे रहे हो। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो वापस बैठ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात 2 भाइयों जॉन और क्लैरेंस से होती है। मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो पहले से उन्हें जानता हो। दरअसल ये दोनों उसके पुराने साथी थे। अब उन्हें जेल से भागना आसान लगने लगता है, क्योंकि वो भी काफी होशियार हैं। अब ये तीनों भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। दोपहर को चार्ली की बीवी उससे मिलने आती है। चार्ली को उसकी बीवी बताती है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और ज्यादा दिन नहीं जिएगी। ये सुनकर चार्ली भी भागने का फैसला करता है। तब गार्ड आकर कहता है कि वक्त खत्म हो गया है। चार्ली परेशान हो जाता है और रात को मॉरिस से कहता है कि मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लो। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लैरेंस की मीटिंग होती है। तब मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का एयर वेंट ऊपर छत पर खुलता है और दूसरी बात यह है कि ये जगह खारे पानी वाले समंदर के बीच में है, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। मेरे पास एक नेल कटर है और मैंने खुदाई पहले ही शुरू कर दी है। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता खोदकर एक छोटी सी सुरंग बना लूं और छत तक पहुंच जाऊं तो वहां जाकर अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से कैसे भागा जा सकता है। जॉन पूछता है कि अगर रात को गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा। तभी क्लैरेंस कहता है कि इस मसले का हल मेरे पास है। वो कहता है कि यहाँ मेरा एक जानने वाला बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है। वो हमें बाल दे सकता है और हम उनसे एक नकली सर बनाकर बिस्तर पर रख देंगे। इस तरह अगर हम सुरंग के जरिए छत पर भी होंगे तो गार्ड्स को शक नहीं होगा। लेकिन मसला अब भी वही था कि जेल से तो निकल जाएंगे, मगर समंदर कैसे पार करेंगे। मॉरिस जॉन से कहता है कि इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कपड़ों वाले डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ तुम्हें पुलिस ऑफिसर्स के रेनकोट मिल जाएंगे। तुम कुछ रेनकोट चुरा कर मुझे दे देना। हम उनसे एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाकर समंदर पार कर सकते हैं। यहाँ चार्ली कहता है कि मुझे भी कोई काम दो, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस कहता है कि जब मैं वेंट खोदूंगा तो तुम पहरा देना ताकि कोई गार्ड ना देखे, और जब तुम खोदोगे तो मैं पहरा दूंगा। मॉरिस का प्लान सबको पसंद आता है और वो उसी रात काम शुरू कर देते हैं। लेकिन दीवार खोदने के लिए नेल कटर बहुत छोटा था, उसे चलाने में बहुत जोर लगता था और मॉरिस को मुश्किल पेश आ रही थी। उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता सुराख बड़ा करता रहता है। अगले दिन वो खाने की टेबल पर कहता है कि मुझे बड़ा टूल चाहिए, नेल कटर से खुदाई बहुत मुश्किल है। तब वो चम्मच को देखकर एक आइडिया सोचता है। वो जानबूझकर चम्मच को जूते पर रगड़कर गंदा कर देता है। फिर गार्ड को बुलाकर कहता है कि ये चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा दो। बाकी लोग भी यही कहते हैं। गार्ड को शक नहीं होता और वो चम्मच बदल देता है। तब मॉरिस टेबल की तरफ जाता है जहाँ एक और गार्ड बैठा होता है। जैसे ही वो चम्मच बदलता है, जॉन गार्ड को बातों में लगा लेता है। मॉरिस उस मौके का फायदा उठाकर एक के बजाय 2 चम्मच उठा लेता है और एक जेब में छुपा लेता है। फिर वो अपने सेल में चला जाता है। रात को इंग्लिश उसे किताब देने आता है तो मॉरिस पूछता है कि क्या यहाँ वेल्डिंग का कोई सामान मिल सकता है। इंग्लिश समझ जाता है कि वो अब भी भागने का सोच रहा है। वो कहता है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तुम नाकाम हो जाओगे और शायद
शायद जान भी गंवा दो। मैंने कभी भागने का नहीं सोचा क्योंकि ये नामुमकिन है, लेकिन तुम जिद्दी हो, करते रहो कोशिश। मॉरिस उसकी बात को इग्नोर कर देता है। अगले दिन वो लिटमस से माचिस मांगता है और कहता है कि अगर तुम मदद करोगे तो मैं तुम्हारे चूहे को रोज खाना दूंगा। लिटमस खुश होकर मान जाता है। रात को वो माचिस दे देता है। मॉरिस नेल कटर का एक हिस्सा निकालकर छोटा बेलचा बना लेता है, फिर चम्मच तोड़कर उसके साथ जोड़ देता है। माचिस से आग जलाकर गर्म करके उसे अच्छी तरह जोड़ लेता है और एक नुकीला टूल बना लेता है। फिर वो वेंट के इर्द गिर्द खुदाई शुरू कर देता है। चार्ली पहरा देता है और गार्ड्स आने पर सीटी बजाएगा, लेकिन पहरा देते देते चार्ली सो जाता है और एक गार्ड आ जाता है। खुशकिस्मती से इंग्लिश आकर गार्ड को बातों में लगा लेता है। चार्ली जाग जाता है मगर घबराहट में सीटी नहीं बजा पाता और कोई चीज गिरा देता है। मॉरिस समझ जाता है और फौरन वेंट बंद करके बिस्तर पर लेट जाता है। गार्ड कहता है यहाँ कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मॉरिस कहता है कि सर, आपके होते कोई हिम्मत कर सकता है? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। गार्ड खुश होकर चला जाता है। इसके बाद मॉरिस वेंट पर से कंक्रीट निकाल देता है, मगर वो देखता है कि वेंटिलेशन के साथ पेच भी लगे हैं जिन्हें काटना पड़ेगा। अब मॉरिस को जब भी बाहर जाने का मौका मिलता है वो वेंट से निकली मिट्टी बाहर फेंकता रहता है। एक दिन वो काम करते हुए एक तेज धात वाला मेटल उठा लेता है। जब मॉरिस बाहर जाता है तो दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। दरअसल मॉरिस मेटल को हाथ में उठा लाया था। गार्ड पूछता है कि ये क्यों लेकर जा रहे हो? तब मॉरिस कहता है कि सर, वो मैंने सोचा कि कपड़े लटकाने के लिए इसे यूज करूंगा। मगर गार्ड कहता है कि ज्यादा होशियार मत बनो और वो मुझे दे दो। ये कहकर गार्ड वो मेटल उससे ले लेता है और मॉरिस को पूरी तरह चेक करके जाने देता है। लेकिन दरअसल मॉरिस ने 2 मेटल चुराए थे। एक हाथ में लाया था और दूसरा शूज में छुपा कर रखा हुआ था। उस शार्प मेटल से वो ग्रिल को काट लेता है। अब बारी आती है गार्ड्स को चकमा देने के लिए नकली सर बनाने की, जिसके लिए ये चारों अपनी जिम्मेदारी का काम करते हैं। चार्ली गार्ड से थोड़ा पेंट मांगता है। वो गार्ड से कहता है कि मुझे आर्ट बनाने का शौक है। गार्ड भी इनकार नहीं करता और पेंट उसको लाकर दे देता है। मॉरिस उस सुराख से निकाले गए कंक्रीट को पीसकर एक पाउडर बना लेता है। जॉन बार्बर की दुकान से बाल इकट्ठे करके लाता है और क्लैरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें ले आता है। सारा सामान इकट्ठा होने के बाद मॉरिस पानी और पुराने मैगजीन का इस्तेमाल करके एक डमी सर बनाने लगता है, जिसके ऊपर पेंट और नकली बाल लगाकर बिल्कुल रियल नजर आने वाला एक नकली सर तैयार कर लेता है। साथ ही साथ मॉरिस ने अपने प्लान को और मजबूत बनाने के लिए नकली कार्डबोर्ड बनाए ताकि कोई शक न कर सके कि सामने की दीवार में किसी ने सुरंग बनाई है। एक रात मॉरिस ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया। उसके लिए उसने अपने बनाए गए नकली सर को बेड पर रखा और उसे गर्दन तक कंबल से ढांप दिया। इसके बाद वो नकली कार्डबोर्ड लेकर सुरंग से बाहर निकल आता है। वहाँ मॉरिस पाइप्स को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर छत पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ चार्ली बाहर पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुँचने के बाद मॉरिस देखता है कि वहाँ ऊपर एक लोहे की ग्रिल है जिस तक वो कूद कर भी नहीं पहुँच सकता। इसी दौरान एक गार्ड आता है और चार्ली से पूछता है कि इतनी देर रात तक तुम पेंट क्यों कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त मॉरिस आज इतनी जल्दी क्यों सो गया? तब चार्ली कहता है कि जी सर, आज मॉरिस काम करते हुए थक गया था, इसलिए वो जल्दी सो गया। तभी अचानक गार्ड के हाथ से उसकी स्टिक नीचे गिर जाती है। उसे उठाते हुए वो देखता है कि मॉरिस के बाल बहुत अजीब लग रहे हैं। अब चार्ली डर के मारे कांपने लगता है। गार्ड मॉरिस के सेल के अंदर हाथ डालकर उसके बाल छूता है तो मॉरिस पूछता है, क्या हुआ सर? क्योंकि खुशकिस्मती से उसी वक्त मॉरिस नीचे आकर वहाँ लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि छत पर एक रास्ता है, लेकिन उसे एक ग्रिल से बंद किया गया है और वो ग्रिल बहुत ऊंचाई पर है। मुझे एक और साथी की मदद चाहिए। तब जॉन कहता है कि मैंने अपना वेंट पूरा खोद लिया है, आज रात मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगा। उसी रात मॉरिस और जॉन अपने वेंट्स के जरिए छत पर पहुँच जाते हैं। जॉन मॉरिस को उठाता है और मॉरिस ग्रिल को पकड़ लेता है। जॉन देखता है कि ये लोहे की ग्रिल बहुत मजबूत है और उसे पूरी तरह वेल्ड किया गया है। उसे निकालने का एक ही रास्ता है और वो है उसे ड्रिल मशीन से काटना। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सब अपनी मर्जी का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। तब मॉरिस की नजर वहाँ रखे एक छोटे फैन पर पड़ती है। उसे देखकर मॉरिस को लगता है कि वो इस पर काम करके एक ड्रिल मशीन बना सकता है। वो चार्ली से कहता है कि तुम किसी तरह ये फैन यहाँ से छुपा लो। तब चार्ली आसानी से उस फैन को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा लेता है। जब वो बाहर आता है तो गार्ड्स उसके बॉक्स को चेक भी करते हैं, लेकिन उन्हें फैन नजर नहीं आता और उसे जाने दिया जाता है। जब वो फैन मॉरिस के पास पहुंचता है तो वो उस पर काम शुरू कर देता है और कई घंटों बाद उसे एक ड्रिल मशीन में तब्दील कर देता है। उसी रात मॉरिस और चार्ली छत पर जाकर उस लोहे की रॉड को ड्रिल मशीन से काटने लगते हैं। आवाज काफी तेज होती है जिसे सुनकर गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तब तक मॉरिस एक रॉड काट देता है और आवाज बंद हो जाती है। गार्ड उसे नजरअंदाज करके वापस चला जाता है। अब उन चारों ने भागने के लिए तमाम रास्ते खोल दिए थे। उन्होंने ट्यूसडे की रात दुनिया की सबसे सिक्योर जेल एल्काट्राज से फरार होने का फैसला किया। अगले दिन मूवी हॉल में मीटिंग होती है। मॉरिस पूछता है कि क्या तुम लोगों के इवेंट तैयार है और रेनकोट्स का क्या हुआ? वो बताते हैं कि सब रेडी है। अगली सुबह मॉरिस ने डक का दिया हुआ फूल टेबल पर रखा। वार्डन आकर उसे मसल देता है। इस पर लिटमस को गुस्सा आ जाता है और वो वार्डन पर हमला कर देता है, लेकिन उसे हार्ट अटैक आ जाता है। मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी रात भागने का फैसला करते हैं। रात को वार्डन अचानक मॉरिस के सेल की चेकिंग करने आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि मॉरिस ने परफेक्ट प्लान बनाया था। अगले दिन वार्डन ऑर्डर देता है कि मॉरिस का सेल
चेंज कर दिया जाए। इसी दौरान वुल्फ उसे धमकी देता है, लेकिन इंग्लिश आकर मॉरिस की मदद करता है। रात को मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस वेंट्स के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चार्ली डर कर नहीं आता। कुछ देर बाद वो आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो तीनों गार्ड की नजर से बचते हुए दीवार पार कर लेते हैं और समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ रेनकोट से ट्यूब बोट बनाकर उसे इन्फ्लेट करते हैं और पानी में डाल देते हैं। अगली सुबह गार्ड जब चेकिंग करता है तो मॉरिस के बेड पर डमी हेड देखकर हैरान रह जाता है। अलार्म बज जाता है और पूरे अल्काट्राज में हलचल मच जाती है। फिर वार्डन सर्च ऑपरेशन करवाता है, लेकिन उन्हें कोई बॉडीज नहीं मिलती। वो झूठी रिपोर्ट लिखवाता है कि वो लोग डूब गए, लेकिन किसी को यकीन नहीं आता। मॉरिस पूरी दुनिया में जीनियस के नाम से मशहूर हो जाता है। 1 साल बाद अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।